अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ये एक तार है। अब तार जो है अनंत लंबाई का, इसलिए इसको हमने किससे टैग कर दिया, ये देखो डेड डैश से। ये डेड डैश ये शो करता है कि तार बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का। लेकिन कुछ समझने के लिए इस तार की लंबाई को मान लो हमने कैपिटल एल मान लिया। कितना मान लिया? अब इस तार को वो दे दिया आवेश। तो जब तार को आवेश दे दोगे तो ये आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये देखो मैंने चारों तरफ इस पर आवेश फैला दिया। तो ये टॉपिक का नाम भी हो जाएगा अनंत लंबाई के सीधे और आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तार सीधा भी है, आवेशित है, और उसके कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी गॉस का नियम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में भी मदद करता है, और ये काम कूलाम भी करता था। इसका मतलब ये है कि गॉस का नियम जो है कूलाम के विक्रमवर्ग के नियम को ज्ञात करने का एक वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक समझते हो? दो ऑप्शन, जैसे मान लो पहले ना पता हो कोई दूसरा रास्ता हो, उससे भी निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक। तो ये कूलाम के नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है और गॉस के नियम से। तो चूंकि हम गॉस से बात कर रहे हैं इसलिए गॉस के रिलेटेड चर्चा करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो लिखो माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का सीधा आवेशित एक तार, सीधा आवेशित एक तार L है। ये देखो कैपिटल L है। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जब ये आवेश होता है तो आवेश के पास अगर कोई परीक्षण आवेश ले आइए तो उस आवेश के कारण वो दूसरे चारों तरफ आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो जहाँ तक करेगा उसको हम एक घेरा बना दें, विद्युत क्षेत्र बना दें। समझ रहे हो? जैसे ये मान लो इसको मैंने आवेश दे दिया, ध्यान से समझो। अब आवेश दो, इसके पास कोई प्लस आवेश लाओगे, क्या लाओ, प्लस आवेश। तो जैसे प्लस आवेश लाओगे तो इसको क्या करेगा, आकर्षित। तो यहीं पर नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर नहीं, अगर हम इधर लाएंगे तो यहाँ भी प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ भी करेगा, चारों तरफ करेगा। तो अगर हम सबको मिला दे तो एक ड्रम जैसा तैयार हो जाएगा। ड्रम जानते हो ना? ड्रम देखोगे तो चारों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर हम बीचों बीच इस तार को रख दें तो जो चारों तरफ ऐसे ड्रम का क्षेत्र वो है, एरिया, बाउंड्री है, वो उसका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब हम इसके चारों ओर अगर हम खींचें यहाँ, अब उसको ये समझने के लिए 3D बनोगे तो ड्रम जैसा है। ड्रम को हिंदी में अगर हम नॉर्मल फिजिक्स की भाषा में बोले तो क्या कहेंगे, बोलो, बेलन। तो ये एक बेलनाकार आकृति तैयार हो जाएगी। सुनाई दिया? ये देखो मैंने एक बेलन जैसा चित्र दर्शा दिया, राइट है। अब ये जो चित्र बन रहा है ये वास्तव में काल्पनिक है। ये जो बना है बेटा, क्या बोलो, काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये तार है, और ये चारों तरफ जो बना है ये एक गॉसीय पृष्ठ है। तो मैंने इसके आगे यहाँ पर लिख दिया गॉसीय पृष्ठ, लिख दिया। अब चलो लिखिए, थोड़ा सा लिखो। उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। रैखिक आवेश घनत्व कितना है, कूलाम प्रति मीटर है। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको समझ लीजिए, रैखिक आवेश घनत्व, फिर आगे लिखना, ठीक है। हालांकि हमने एक बार समझाया है, फिर भी देखो बेटा, ये कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है कि एक तार पर, तार टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैसा हो, सीधे। तो एक सीधे तार पे आवेश को फैला दो एक समान रूप से, तो प्रति एकांक सेंटीमीटर पर या प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, बोलो, रैखिक आवेश घनत्व। रिप्रेजेंट किससे करते, बोलो, तो हम यहाँ चाहे तो आवेश क्यू व्यक्त करें, और हर लंबाई चूंकि अनंत है इसलिए हम क्यू लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया, बोलो क्या, राइट है ना। अच्छा,
अब इससे हमने इसके केंद्र से त्रिज्या मान लिया। कितना त्रिज्या मान लिया? स्मॉल आर। और इसकी जो लंबाई मान लिया कितना मान लो बोलो? स्मॉल एल। तो बड़ी वाली लंबाई तो कैपिटल एल माने, पर छोटी वाली लंबाई कितना मान लिया बोलो? स्मॉल एल। तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे, लिखो, इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब उसके बाद ये कहेंगे, इसको गासी पृष्ठ, तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, तार L को, कौन से L? कैपिटल L। तार L को अक्ष मानकर, यहां पर लिख देते हैं, तार L को अक्ष मानकर R त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या और L लंबाई, स्मॉल एल, ध्यान देना, L लंबाई का एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा, काल्पनिक पृष्ठ खींचा जो बेलनाकार है, जो बेलनाकार है। यह एक गॉसीय पृष्ठ है, यह एक गॉसीय पृष्ठ है। अब हमने आपको 2 मिनट पहले जब पढ़ा रहे थे तभी समझाया कि गॉसीय पृष्ठ में 2 बातों को ध्यान में याद रखना पड़ेगा, एक दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, राइट है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपने लिखा गॉसीय पृष्ठ है इसलिए आपको ये दोनों बातें लिखना पड़ेगा, याद कर नहीं, लिखना भी पड़ेगा। तो लिखो, क्या लिखोगे? लिखो, सममित से, सममित से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान और दिशा, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान और दिशा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को, इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखेंगे, इसका नाम देखो मैंने दे दिया S1, ध्यान से देख लो, S1। और ये जो नीचे है इसका नाम दे दिया मान लो S2 और इसका नाम क्या दे दिया बोलो? S3। तो 3 भागों में क्या किया बोलो? विभाजित किया। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। तो पहला लिखेंगे, ये कैसा दिख रहा है आपको? ड्रम, ड्रम का देखे हो ना, ड्रम को ऊपर वाला हिस्सा देखो कैसा होता है, वृत्त होता है, कैसा होता बोलो? और समतल, समतल होता है, और ऊबड़ खाबड़ होता है, नहीं होता ना, तो उसे कहेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ। तो पहला नंबर में लिखो समतल, बोलो, वृत्तीय पृष्ठ, और उस पृष्ठ का नाम क्या दे दिया? S1। दूसरा लिखेंगे वक्री पृष्ठ, बिल्कुल जो ड्रम होता है, ड्रम, ड्रम में देखे होगे चारों तरफ कैसा होता है? वक्र होता है। तो लिखेंगे वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ
S2 और तीसरा फिर वही नंबर का हो जाएगा। मतलब क्या, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, ये तुम लोग लिखोगे, मैंने डेट डैश कर दिया। तो कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, राइट है ना। अच्छा, अब हमें तीनों से क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स। समझ में आ रहा है। तो ये पृष्ठ का नाम बोलो, S1, S2, S3। अब हमने आपको बताया दिशा, तो मान लो यहाँ से छोटा सा पृष्ठ की कल्पना किया, S1 है ना, तो इस पृष्ठ में इसकी दिशा होगी बाहर की ओर, नाम है इसका DS1। अरे भैया आप वृत्त देखोगे, तो वृत्त की दिशा किधर होगी बोलो, ऊपर की ओर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये बाहर की ओर, बोलो किधर, बाहर की ओर। अब इनके बीच का कोण कोई भी बता सकता है, कितना है, 90 डिग्री। अब अगर इसको भी घेरे हुए पृष्ठ की कल्पना करें, इसका मान लो नाम दे दें DS2, तो यहाँ पर दिशा होगी इस दिशा में, राइट है। यहाँ DS1 बाहर की ओर और E भी बाहर की ओर, यानी इस जगह पर कोण हो गया 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सममित हो गया। अब अगर मैं इस पे कल्पना करूं तो इसकी दिशा हो जाएगी नीचे की ओर। ये देखो तल, ये क्षेत्र सदिश है ना, ये क्षेत्र है इसलिए दिशा बताना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर। और ये हो गया DS3। अच्छा, और इसमें भी विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर। यहाँ कोण हो गया थीटा बराबर कितना बोलो, 90 डिग्री। क्लियर है। तो 2 जगह है 90 डिग्री और एक जगह कितना बोलो, 0 डिग्री। और इन तीनों पृष्ठों से हम लोग क्या निकालने बोलो, विद्युत फ्लक्स। अब देखो कुछ बुकों में क्या किया गया है कि अलग अलग निकाला है और फिर तीनों को जोड़ा है। समझ रहे हो। या तो हम लोग चाहें तो तीनों को एक साथ निकाल करके जोड़ दें, राइट है। तो चलिए हम लोग तीनों को एक साथ निकाल के जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखो 2 फ्लक्स है, एक फ्लक्स का ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर शब्दों को मिटा दे रहा हूँ, बाकी चित्र नहीं मिटा रहा हूँ। देखो लिख दिया विद्युत फ्लक्स। अब अगर हम फ्लक्स का नाम दे दें किससे बोलो, फाई ई से। तो देखो 3 फ्लक्स हैं, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो यहाँ ऐसे गोला बना देंगे बंद पृष्ठ को, और इसका नाम दे देंगे S1, और ये हो गया D51, सुनाई दिया। इसी तरह से गोला बना दिया, यहाँ लिख दिया S2, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, D52। फिर इसी तरह से तीसरा, चूंकि 3 भागों में बांटे इसलिए तीनों का हमने क्या निकाल दिया, फ्लक्स जोड़ दिया। अब कहोगे सर डायरेक्ट जुड़ जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, बता चुका हूँ। और यहाँ हो गया बोलो क्या, D53, ठीक है ना। अब D5 का सूत्र तो एक एक बच्चा जानता है, E × DS, E × DS। तो भाई ये D5 है तो इसका नाम DS1, इसका DS2, इसका DS3। बस मान रख दीजिए। तो ये लो भैया, आपके कहने से मैं मान रख देता हूँ यहाँ वेक्टर E डॉट वेक्टर DS1, और इस वाले में समाकलन का चिन्ह S2 वेक्टर E डॉट वेक्टर DS2। हालांकि जो गणित वाले हैं बाद में ये जानेंगे, जो गणित पढ़ोगे आगे जब BSc USC में या BE में, तो यहाँ पर ये जैसे मैंने एक को समाकलन का चिन्ह बनाया, आप लोग 2-2 समाकलन के चिन्ह बनाओगे। कारण पूछो, कारण ये क्षेत्रफल में लंबाई का अलग है, चौड़ाई का अलग है। तो ये नहीं कि मान लो 2, कभी कभी किसी किताब में 2 ठो समाकलन के चिन्ह बना तो शर्त नहीं पढ़ाएं, ऐसा नहीं है, वो भी सही है। और चूंकि ये नॉर्मल तरीके पे आप लोग ब्राह्मी में हो, समझ सकते हो। क्लियर। अच्छा, फिर एक और मान है, उसका भी मान रख देते हैं। ये चित्र, ये है समाकलन का चिन्ह और वेक्टर E डॉट वेक्टर DS3, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, S3। अब सूत्र मालूम है EDS का, मान रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, इसका मान रखोगे तो EDS1 cos। अब ये देखो इसका कोण का मान पढ़ो कितना है, तो यहाँ पर cos
बीटा की जगह पे लिखेंगे 90। क्लियर है? ये बीटा, इसमें DS1 के साथ एक कोण कितना है 90, यहाँ 90 लिख दिया। प्लस अब जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तुम लोग जो है आगे लिख देना। यहाँ नीचे ना लिखना, आप आगे लिखना। यहाँ पर S2 और यहाँ EDS2 cos 0, ये देखो यहाँ पर कितना है बोलो, cos 0 और धन लगा करके नीचे लिख रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, तुम लोग ये ना गलत कर देना। और इस वाले में हो जाएगा EDS3 cos 90। इस वाले का देखो इस कोण का 90 है, इसमें 90 है, इसमें 0 है, इसमें 90, तो देखो 90 0 90 लिख दिया। और इस वाले में DS1, इसमें DS2, इसमें DS3, ये देखो DS1 DS2 DS3। अब cos 90 का मान एक एक बच्चा जानता है 0 और cos 0 का मान 1। इसका मतलब सीधा सीधा बराबर करके लिखेंगे, ध्यान से समझना। इस चित्र को मिटा दिया जाए और ना मिटाया जाए तो बल्कि ऊपर मैं मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है? एक लाइन ये मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, चित्र को रहने देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ध्यान दो, समाकलन का चिन्ह S1E DS1 cos 0 और ये 90 का मान हो गया, बोलो कितना 0, धन ये S2 EDS2 और इसका मान कितना हो गया 1। इसी तरह से S3 DS3 और इसका मान हो गया 0। अब आप जानते हो 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको लिख चुके होंगे मैं समझता हूँ, इसलिए इसको मिटा दिया। ये मान 0 हो गया, धन E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया और DS2 अंदर बस गया और ये मान भी 0 हो गया। ठीक, ये सॉरी S2 है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे S2। अच्छा, अब DS2 का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप लोगों को 10वीं में पढ़े हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा, बेलन का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें जो है 11वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलो नहीं याद है हम बता देते हैं। ये फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, इसका मान होता है आपको बता दूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपको बता दो 2 पाई RH। पढ़े हो कि नहीं? अरे खूब पढ़ाए मास्टर यार बेचारे। तो ये 2 पाई RH, 2 पाई RH, H यहाँ पे या लिखेंगे 2 पाई RH यहाँ पे क्या लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे समीकरण मान लेंगे 1, लिख देंगे जहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RL। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R। हालांकि H होता है, अरे लिख दिया क्योंकि इस लंबाई इसका नाम दिया था। परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से या गॉस के नियम से हम लोगों ने क्या है, गॉस का नियम पढ़ा, पाई ई बराबर होता है Q बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़े ना। तो ये हमने समीकरण मान लिया 2। अब ये देखो समीकरण 1 में भी फाई ई का मान है, समीकरण 2 में भी फाई का मान है, दोनों की तुलना कर दिया जाए तो लिख दो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यह समीकरण 1 हुआ 2 से, तो जैसे लिखोगे ये देखो E गुणे 2 पाई RL बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट है। तो ये आपका बन गया, और चित्र की परेशान न हो, वीडियो में लिखा है, परेशान न हो, सब प्रॉपर तरीके से। तो ये समय तुलना कर दिया। अब देखो हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था लैम्डा, पढ़ा था ना, रैखिक आवेश घनत्व, तो उसका मान हम लोग जानते हैं, लैम्डा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो क्या लिखेंगे, परंतु याद करो लैम्डा बराबर होता है, ये आवेश है, प्रति एकांक
लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी Q/L इज व्हाट, लैम्डा। Q/L क्या है बोलो, लैम्डा। लेकिन हमको यहाँ लैम्डा का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है, Q का। तिरिया गुणा कर दो तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। इस Q का मान यहाँ रख दो तो लो का मान आप आ गया, और बटे में कितना है बोलो, एप्सिलॉन नॉट। सही करिए, Q अपान कितना बोलो, एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान बटे में कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा L बटे 2πRL और डिवाइड में कितना बोलो, एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो लैम्डा से लैम्डा तो नहीं कटेगा, यहाँ L से L क्या हो गया, कट गया। ये देखो L से L कट गया, तरीके से देखोगे तो ये लैम्डा बटे बचा 2π, एप्सिलॉन को पहले लिख दिया और R को बाद में। यही है गासी पृष्ठ द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। समझ में आया?